हाय बच्चा, आज हम फिर अपने सेशन में उपस्थित हैं, सामान्य हिंदी कंपटीशन एग्जाम। तो हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था भविष्य काल, और उस भविष्य काल के हमने 3 भेद बताए थे। 3 भेद में से एक भेद हम पिछली वीडियो में पढ़ा चुके हैं, और जो दूसरा भेद नंबर है उसको हम आज समझाएंगे। कौन सा? संभाव्य भविष्य। ठीक है, तो ये संभाव्य भविष्य क्या है, इसके उदाहरण कैसे आएंगे, या हमें कैसे पहचान पड़ेगी कि इसमें संभाव्य भविष्य का प्रयोग किया गया है या किसी अन्य का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो हिंदी को हल्के में ना ले आप। विषय कोई भी सरल या कठिन नहीं है, सब आपके मन पे डिपेंड करता है। चलिए हम इस पे चलते हैं। संभाव्य भविष्य। तो संभाव्य भविष्य क्या है? इसमें क्या है, क्रिया का वह रूप जिससे, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं, क्रिया का वह रूप जिससे कार्य होने की संभावना का बोध हो उसे संभाव्य भविष्य कहते हैं। ठीक, क्लियर हो गया? दोबारा फिर हम इस पे आ रहे हैं। इसमें क्या है, संभाव्य भविष्य की बात मैं बता रहा हूं आपको। क्रिया का वह रूप, क्रिया का वह रूप जिससे कार्य होने की संभावना का बोध होता है या बोध हो उसे संभाव्य भविष्य कहते हैं। ठीक है, इसमें साफ साफ लिखा क्रिया का वह रूप जिससे कार्य होने की संभावना का बोध हो, है नहीं, कार्य होने की संभावना का बोध हो उसे संभाव्य भविष्य कहते हैं। अब इसमें उदाहरण पे आ जाइए आप। इसमें क्या है, इसमें जैसे कार्य होने की संभावना का बोध होता है, जैसे कि संभवतः कार्य हो सकता है या संभव है कि कार्य जो, इसमें साफ साफ लिखा है। इसमें क्या है, जिससे कार्य होने की संभावना का बोध, यानी कि कार्य होने की संभावना का बोध होता है, वहां क्या होता है बेटा, संभाव्य भविष्य होता है। इसमें लिखा नहीं, क्रिया का वह रूप जिससे कार्य होने की संभावना का बोध हो उसे संभाव्य भविष्य कहते हैं। ठीक है, इसमें संभावना की जाती है कार्य होने की। ठीक है, कार्य होने की संभावना का बोध हो उसे क्या कहते हैं बेटा, संभाव्य भविष्य कहते हैं। अब इसमें उदाहरण लिखिए। अब इसको देखिए, इसमें क्या है, संभव है कि वह कल जाएगा, यानी कि संभावना व्यक्त हो रही कि हो सकता है वह कल जाए। इसमें साफ साफ लिखा है संभव है कि वह कल जाएगा। एक संभावना की जा रही है, क्लियर नहीं है कि वो जाएगा ही जाएगा। एक संभावना व्यक्त हो रही है कि संभव है कि वह कल जाएगा, एक संभावना की जा रही है। अब दोबारा फिर यहां पर आइए। इसमें क्या है, क्रिया का वह रूप जिससे कार्य होने की संभावना का बोध हो उसे संभाव्य भविष्य कहते हैं। क्लियर हो गया? तो इसमें बेटा कार्य होने की संभावना का बोध होता है, वहां क्या होता है, संभाव्य भविष्य होता है। तभी तो जो उदाहरण यहां आया है, संभव है कि कल वह, ठीक है, संभव है कि वह कल जाएगा। ठीक है, संभव है कि वह कल जाएगा। तो यानी कि संभावना की जा रही है, कोई पक्का पता नहीं है या पक्की उम्मीद नहीं है कि वो कल जाएगा ही जाएगा। इसमें साफ साफ लिखा है संभव है कि वह कल जाएगा, यानी कि संभव हो सकता है या संभव है कि वह कल जाएगा, यानी पक्का पता नहीं। तभी तो लिखा है इसमें कार्य होने की संभावना का बोध हो, कार्य होने की संभावना का बोध हो, वहां क्या होता है बेटा, संभाव्य भविष्य होता है। तो ये बेटा भविष्य काल के 3 भेद हमने आपको बताए थे। तो आज ये भेद नंबर 2 हो गया। एक जो रह गया है वो हम अगली वीडियो में बताएंगे बेटा आपको कि कैसे किसको क्या करना है। तो ये आज हमने बताया आपको संभाव्य भविष्य कि संभाव्य भविष्य क्या होता है। इसमें साफ साफ लिखा है कार्य होने की संभावना का बोध हो, वहां क्या होता है बेटा, संभाव्य भविष्य होता है। तभी तो ये उदाहरण लिखा है, संभव है कि वह कल जाएगा। ठीक है, इसमें कोई क्लियर नहीं है कि कल वह जाएगा ही जाएगा, इसमें संभावना की जाती है कि संभव है कि वह कल जाएगा। तो ये बेटा हमने आपको बताया कि संभाव्य भविष्य, संभाव्य भविष्य क्या होता है, इसको हम कैसे पहचानेंगे, इसकी परिभाषा क्या है, इसका आशय क्या है, ये क्या कहना चाहता है हमसे, इसके उदाहरण कैसे कैसे आ सकते हैं। अब आप, अगर आपके
एग्जाम में कोई उदाहरण आ जाए, एग्जाम्पल आ जाए कि संभाव्य भविष्य का उदाहरण की, अब जैसे संभावना व्यक्त होती, इसमें कार्य होने की संभावना का बोध हो, ठीक है, बात क्या होता है बेटा, संभाव्य भविष्य होता है। अब जैसे आज ऐसी आगे से संभावना व्यक्त करने वाला कोई उदाहरण आ जाए तो आप फटाफट लगा देंगे उसको कि सर जी ने ये बताया था जहां संभावना व्यक्त होती हो वहां संभाव्य भविष्य होता है, फटाक से आप लगा दोगे कि ए है, बी है, सी है, डी है, जो भी है, जो भी होगा उसमें फटाफट लगा दोगे। मेन चीज होती है बेटा यहां समझने की कि संभाव्य भविष्य क्या है, ठीक है, इसका आशय क्या है, ये क्या कहना चाहता है। जब आप ये चीज समझ जाएंगे तो इसको समझने में इतनी कठिनाई नहीं होगी आपको, ये बात अपने मन के अंदर बैठा लीजिए, ठीक है। हाँ, एक आध दो दिन थोड़ी दिक्कतें आती हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं या पढ़ना प्रारंभ करते हैं, लेकिन जब आप धीरे 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 अपना अभ्यास निरंतर जारी रखेंगे तो कोई कठिनाई नहीं होगी। फिर तो आप ऐसा होगा किसी दिन भी आप पढ़ने अगर नहीं बैठेंगे तो आपको अजीब सा फील होगा कि आज हमने पढ़े नहीं, आज हमारे इतने सवाल सॉल्व हो जाते अगर आज हम पढ़ने बैठते। तो बिना पढ़े आपसे रुक ही नहीं मिलेगा। हाँ, स्टार्टिंग में 2-4 दिन की दिक्कतें होती हैं, मन नहीं लगता है, लेकिन धीरे 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 जब आप पढ़ना प्रारंभ करते हैं तो आपका मन लगना प्रारंभ हो जाता है या स्टार्ट हो जाता है। तो ये चीज बेटा समझने की होती है कि ये चीज क्या कहना चाहती है, हमसे क्या आशय है। उदाहरण को समझने में इतनी कठिनाई नहीं होगी, लेकिन इतना मैं कहता हूं आपसे, अगर ये चीज नहीं सीखी आपने तो डायरेक्ट यहां आने में आपको दिक्कत होगी, यह दिक्कत हो सकती है, ये तो मेरा मानना है। जब यही चीज आपकी समझ में नहीं आई तो ये चीज क्या आप समझोगे। जैसे मान लीजिए मैथ लिया आपने, भाई मैंने भी पढ़ा है, साइंस लिया आपने, मैंने भी पढ़ी है, ठीक है, तो उसके आपको सूत्र मालूम नहीं है तो आप क्या सॉल्व करोगे, उसको सॉल्व कर सकते हो उसको। आप खुद अपने मन में चिंतन करिए या विचार करके देखिए कि सर जी सही बता रहे हैं या गलत बता रहे हैं इसको। तो सबसे पहले किसी चीज को जब हम देखें तो उसके बारे में हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए, थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए कि ये क्या कहना चाहता है। अब जैसे हमने आपको पढ़ा संभाव्य भविष्य, तो पहले हमने आपको बताया कि संभाव्य भविष्य क्या है, ठीक है। इसमें साफ साफ लिखा है कि क्रिया का वह रूप जिससे कार्य होने की संभावना का बोध वह क्या होता है बेटा, संभाव्य भविष्य होता है। मतलब कार्य होने की संभावना का बोध हो वह क्या होता है, संभाव्य भविष्य होता है। अब यहाँ लिखा है संभव है कि वह कल जाएगा, यानी कि संभावना व्यक्त हो रही है। आपको पता है कि सर जी ने ये बताया था संभाव्य भविष्य, इसे फटाक से आप लगा दोगे। तो बेटा पहले आपको यही चीज समझे, तभी तो मैं बताता हूं कि यह संभाव्य भविष्य क्या है, यह भविष्य काल क्या है, यह वर्तमान काल क्या है, यह भूतकाल क्या है, ये मैं सारी चीज आपको बताता हूं। फिर उनके जो भेद है उनके बारे में बताता हूं मैं कि किस भेद में किसके बारे में वर्णन किया गया है। अगर आप ये चीज गहराई से सीख जाएंगे तो उदाहरण छांटने में ज्यादा आपको दिक्कत नहीं आएगी, ये तो मेरा मानना है। तो बेटा आप थोड़ा मन लगा के पढ़िए, एक एक चीज थोड़ी गहराई से पढ़िए, एक एक चीज का अर्थ समझना होता है, एक एक चीज को सीखना होता है, तब कहीं जाके हम एक नंबर अपना क्लियर कर पाते हैं। एक नंबर क्लियर करने के लिए तकरीबन या कम से कम 8-8 10-10 घंटे विद्यार्थी पढ़ते हैं, तब कहीं जाके कंपटीशन के लिए एक नंबर क्लियर होता है। वो भी कह नहीं सकते कि क्लियर होगा भी या नहीं होगा। अगर आपने एग्जाम में अगर सही लगा दिया तो क्लियर है, और एग्जाम में अगर कंफ्यूज हो गए, ठीक है, जिसको बोलते हैं ना देहात में चक्कर में पड़ना, अगर आप चक्कर में पड़ गए या आपका मन में कंफ्यूजन हो गई या कंफ्यूजन में आ गए कि ये भी हो सकता है, 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 आपको ये क्लियर ही पता नहीं है कि इसमें कौन सा है, चारों सही लग रहे हैं आपको, यही तो कंफ्यूजन होती है। अगर आप इस चीज पे थोड़ा समय देंगे, मेहनत से पढ़ेंगे, तो आप फटाफट लगा लेंगे कि इस चीज में इसके बारे में पढ़ना है, तो सर जी ने ये बताया था, तो ऑप्शन ए सही होगा या बी सही होगा या सी सही होगा या डी सही होगा, ठीक है। तो तभी तो मैं कहता हूं बेटा ये चीजें थोड़ी समझने की होती है, गहराई से समझिए। कोई भी चीज सरल या कठिन नहीं होती है, ये आपके मन पे डिपेंड करते हैं। जितना जिसको ज्यादा समय देते हैं वो सरल लगने लगती है, जिसको जितना कम समय देते हैं वो कठिन लगने लगती है। तो अपना बेटा मेहनत से पढ़ाई करिए, अपने लक्ष्य पे हमेशा बने रहिए और पूरी जान लगा दीजिए, पूरी ताकत झोंक दीजिए कि हमें एक सीट अपनी पक्की करनी है, ठीक है। तो मैं आशा और उम्मीद कर सकता हूं ये लेक्चर आपकी पसंद आया होगा। अगर ये लेक्चर आपकी पसंद आया होगा
तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है, और यूट्यूब पे हमें ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। तो बस आज तक के लिए इतना ही, हम फिर अगले वीडियो में उपस्थित होते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।